एक और वायरल वीडियो के साथ जो परीक्षा के दृष्टि में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो 1600 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्व देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। बात करते हैं आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से शुरू हुआ था? किस चार्टर एक्ट के द्वारा? आपको 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का निर्माण और विकास का नींव पड़ा हुआ था। तो 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ा हुआ था। कंपनी इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषदों के सदस्यों में विहित कर दिया गया? आपको 1726 के राजलेख जिसे चार्टर एक्ट के द्वारा आपको इंग्लैंड में स्थित जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्य परिषद में सदस्य की कौन कौन? तो फिलिप, फ्रांसिस, कैलवेरिन, मॉनसन और वारवेल जो ये 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी? गवर्नर जनरल और उसके परिषद जो थे किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे? तो इंग्लैंड में स्थित निर्देशक बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किस में निहित थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रबंधन शक्ति किस में निहित थी? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषदों में यह शक्ति प्रबंधन करने की शक्ति प्रदान किया गया था। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना आपको किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कर दिया गया। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्च न्यायालय में जो थे आपको 4 सदस्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम पूछा गया है सर एलिजा एम्पे ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपको भारतीय से उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य वारेन हेस्टिंग्स को मिला हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1774 में। ये एक्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था आपको 1774 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास किस अधिनियम में देखा गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये देखा गया था। ये संसदीय नियंत्रण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये देखने को मिलता है। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा है? 1765 के समय को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक किसने बोला है? युग परिवर्तक काल बोला है तो इल्बर्ट ने बोला हुआ है। अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए युग परिवर्तक काल एंग्लो इंडियन के लिए जाना जाता है 1765 का समय।
किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बात करते हैं आगे। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग को मुक्त कर दिया गया? गवर्नर जनरल की काउंसलिंग से मुक्त कर दिया गया। तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग को मुक्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के। बात करते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता से एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सर्वोच्च न्यायालय किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान किया गया? तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, जिनको किस अधिनियम के तहत है गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति बनने का सौभाग्य मिला हुआ था? तो याद रखेंगे कौन सा अधिनियम? 1786 के अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा आपको 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल पहले गवर्नर बोला जाता था, अब इनके नाम में जनरल लग गया। और इस प्रकार बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करते हैं आगे। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? तो व्यापारी का काम अलग रहेगा और राजनीतिक काम अलग रहेगा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को ये पृथक किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 84 में अलग कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया के द्वारा 1784 एक्ट के द्वारा जो है आपको ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हो जाता है? तो कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहली बार नियंत्रण कब होता है? तो 1784 एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्माण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आदेश कौन था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो निर्माण किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आदेश कौन हुआ करता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति पुनः शक्ति प्रदान किया था और इसे आगे बढ़ाने वाले गवर्नरों के लिए विस्तृत किया गया था? तो चार्टर 1793 का एक्ट के तहत है आपको गवर्नर जनरल अपनी परिषदों को निर्णय को अस्वीकार करना और यह शक्ति प्रदान कर दिया गया और आगे बढ़ाने वाले गवर्नरों की यह शक्ति के विस्तार करने की पावर मिल जाता है। मतलब कि गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया था कि कौन सा एक्ट के द्वारा? 1793 के एक्ट 1903। नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ये आपको वेतन दिया जाने लगा।
आगे बात करते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन सा चार्टर के द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत में ईसाई मिशनरी आना शुरू कर दिया, धर्म प्रचार कर सकते थे। किस चार्टर के द्वारा? 1813 के चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई अब धर्म प्रचार करने के लिए आ जा सकते थे। 1813 के चार्टर के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय कितने लाख रुपये किया गया था? तो 1 लाख रुपया। तो भारतीय लोगों पर शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने का प्रदान किया गया था किस चार्टर में? तो 1713 के चार्टर के द्वारा 1 लाख रुपया। भारत में आकर बसे तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज़ों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो आपको 1813 के चार्टर के द्वारा अगर अंग्रेज़ आते हैं भारत में व्यापार करते हैं उसको लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दिया गया और जिसमें एक प्रांत का प्रमुख सेनापति होना अनिवार्य किया गया था? तो 1784 के पीस इंडिया एक्ट के द्वारा। तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति का होना अनिवार्य कर दिया गया? तो पीस इंडिया एक्ट 1784 एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। और इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वायरल वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वायरल वीडियो के क्लास में आगे ही मिलेगा इसी का। देख लें जी, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रिया आपको। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा सेनापति का गवर्नर जनरल के परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार को समाप्त हो गया था। ये कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो व्यापारिक एकाधिकार को कब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना हुआ था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको विधि सदस्य के नियुक्त होंगे। किस में? गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होंगे। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बात बोली गई थी? तो 1833 का चार्टर एक्ट में ये बात बोला गया था। अंग्रेज़ों के किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में बसने और व्यापार करने का स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया? तो अब अंग्रेज जो है बिना लाइसेंस से भारत में आ जा सकते थे, बस सकते थे, व्यापार कर सकते थे। यह स्वतंत्रता किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते थे, आ जा सकते थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम भारत में शासन के विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। किस चार्टर अधिनियम में देखा गया था? किस चार्टर के अधिनियम में? तो आपको 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में जो है देखेंगे सर्वप्रथम तो देखा गया था। सर्वप्रथम भारत में जो शासन का विकेंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम के तहत किया देखा गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में देखा गया था। दास प्रथा को गैर कानूनी
किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था? तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी के नियम 5 के तहत इसको रोक लगा दिया गया। 1843 में नियम 5 के तहत इसको दास प्रथा को रोक लगा दिया गया। और ये दास प्रथा जो है, दास प्रथा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये गैर कानूनी घोषित किया गया और पूर्ण रूप से समाप्त आपको 1843 में नियम 5 के तहत रोक लगा दिया गया दास प्रथा पर। बात करते हैं आगे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन अधिनियम के किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया और यह नियम 17 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया। तो सती प्रथा को किस है? तो नियम 17 के तहत, और दास प्रथा आपको नियम 5 के तहत दास प्रथा को ख़त्म किया गया था। आगे बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत है बताना है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका और विधायी कार्यों को पृथक कर दिया गया? तो कार्यपालिका अलग हो जाएंगे और विधायी कार्य अलग हो जाएंगे। तो ये किस चार्टर के द्वारा 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है? तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या देखने को मिलता है? तो भारतीय विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस चार्टर में देखने को मिलता है? 1853 के चार्टर में भारतीय विधान परिषद के प्रतिनिधित्व सिद्धांत देखने को मिलता है 1853 के चार्टर एक्ट में। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1853 में बना दिया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। किस अधिनियम के तहत किया गया? किस चार्टर एक्ट में? तो 1853 के चार्टर एक्ट में आपको कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो होगा अब कंपटीशन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत जो है किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत 58 के तहत है। 1858 के तहत जो है भारत में कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो गया। 1858 में भारत में कंपनी का शासन ख़त्म हो जाता है। भारत में 1858 में कंपनी शासन का अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किस में निहित हो गया? तो भारत मंत्री या भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद के हाथों में अब ये शासन व्यवस्था चलना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद के सदस्य में 15 की नियुक्ति कौन करता था? तो 8 सदस्य सम्राट के द्वारा और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, 8 किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा, और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाते थे। भारतीय मामले पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश से संसदीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है? तो 1858 के अधिनियम के तहत ये अधिनियम के तहत 1858, तो ये 1858 में क्या बताया गया? तो भारतीय मामले पर किस अधिनियम के तहत
सीधा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से नियंत्रण स्थापित होता है। कहने का मतलब क्या है कि भारत का शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से कब से शुरू हो जाता है चलाना, तो 1858 के अधिनियम के तहत है। अब भारत का जो शासन व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट से चलना शुरू हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1784 में पिट्स इंडिया के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया था ना 84 में। अब इसको कब समाप्त कर दिया गया? तो 1858 में। 1858 के अधिनियम के तहत यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा जब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 1858 के अधिनियम के तहत जो है अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कहा जाने लगा। कब से? तो 1858 के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति 1858 में, और ब्रिटिश शासन का नियंत्रण होता है 1858 में। भारत में शिक्षित वर्गों के द्वारा किसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है? भारत में शिक्षित वर्गों के द्वारा किसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है? तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र को इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र कब? तो 1 नवंबर 1858 को ये आपको मैग्ना कार्टा कहा गया है शिक्षित वर्गों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत जो है भारत परिषद के द्वारा 1861 में किया गया था। भारत शासन परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या किया गया था? भारत में प्रतिनिधित्व शासन की बात किया गया था 1861 में। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण का नींव जो है किस अधिनियम के द्वारा पीड़ा था? तो 1861 के द्वारा जो है भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होगा, सभी के हाथों में यह नियंत्रण मतलब कि इसका काम किया जाएगा, एक व्यक्ति में नहीं। तो इसी को विकेंद्रीकरण कहता है, फैलाना कहते हैं, फैलाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको सत्ता का विकेंद्रीकृत किया गया था 1861 के द्वारा। और इस प्रकार से ये वायरल वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप तक ये पहुंचाया गया, जो आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर से नेक्स्ट वायरल वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को कब मिल जाता है? किस अधिनियम के तहत मिल जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर मिल जाता है 1861 के अधिनियम के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया है। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता किसको बोला गया है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता बोला गया है। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी करने वाला लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है। बात करते हैं किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति मिल जाता है ना? बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय सदस्य को मिल जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत है। 1892 के तहत है ये भारत परिषद अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय सदस्य को मिल गया, 1892 में मिला हुआ था। भारत में प्रतिनिधि सरकार का जो नींव डाला गया था कौन सा अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत है। भारत में प्रतिनिधित्व शासन की शुरुआत जो है इसका नींव कब डल जाता है? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। पहली बार मुस्लिम सदस्य के लिए जो है पृथक
निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था? पृथक प्रतिनिधित्व उपबंध की शुरुआत किया गया था, है ना। वोट देने के लिए मुसलमानों के लिए है अलग प्रतिनिधित्व, अलग वोट देने की व्यवस्था किया गया था, अलग पृथक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा जो है पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए है पृथक प्रतिनिधित्व उपबंधित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट के द्वारा पारित किया गया था? अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के पारित होने के बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक कौन सा अधिनियम में देखने को मिलता है? तो आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम को 1909 को फूट डालो और राज करो की नीति इसमें देखा जाता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत किया गया था। तो इसलिए ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम को फूट डालो और राज करो नीति इसमें देखा जाता है। किस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? पहली बार जो है किस अधिनियम के तहत है वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा वायसराय के जो है परिषद में भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो 1909 में तो भारतीय को शामिल किया गया था, लेकिन किस व्यक्ति को शामिल किया गया था? SP सिन्हा जी से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानिए। देखिए 1853 के अधिनियम द एक्ट ऑफ 1853 देखें, इस अधिनियम के द्वारा ये उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस अधिनियम में यह बताया गया था किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर सकते थे? तो 1853 के एक्ट में कंपनी को चेतावनी दे दिया गया था और इसके अनुसार इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग कर दिया गया था? 1 जनवरी 1884 में 1 जनवरी 1884 के 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम करना बंद कर दिया कब? तो 1884 पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के तहत जो है इसको भंग कर दिया गया। और यह कब बात दोहराया गया था? 1853 में ये बात बोल दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर शाही उपाधि के बारे में। देखिए शाही उपाधि क्या है? शाही उपाधि अधिनियम पूछेगा कब आया था? तो शाही उपाधि अधिनियम पूछेगा तो 1876 में आया हुआ था। 1876 में शाही उपाधि आया हुआ था। देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 की घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सामगिरी घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार महारानी विक्टोरिया का भारत का सामगिरी कब? 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामगिरी घोषित किया गया। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिल जाता है? भारतीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिलता है? तो आपको 1909 में भारत परिषद के द्वारा 1909 में भारतीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रकार ये भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय लोग कौन थे? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी याद रखेंगे, ये परिषद में शामिल वाले। और वायसराय के कार्यकारिणी में कौन व्यक्ति थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और भारत परिषद में पूछेगा भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी ये
कभी कंफ्यूज नहीं करना है। एसपी सिन्हा में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा में, और इन दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं करना है। ये भारत परिषद में नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे लोग, और वो वायसराय में। चलिए बात करते हैं आगे गुरु। आगे पूछा गया है प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में शासकीय बहुमत के द्वारा जो है अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में शासकीय बहुमत को जो है समाप्त कर दिया जाता है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो आपको भारत परिषद एक्ट 1909 के तहत किया गया था। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। प्रांतों में उत्तरदायित्व और द्वैध शासन की स्थापना कब किया गया था। प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना 1919 में किया गया था। अब बात करते हैं द्वैध शासन का जन्मदाता किसको बोला जाता है। द्वैध शासन का जन्मदाता पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो द्वैध शासन का जन्मदाता पूछेगा तो लियोनिन कार्टियस को जाना जाता है। लियोनिन कार्टियस को द्वैध शासन का पिता जन्मदाता बोला गया है। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक कौन। तो लियोनिन कार्टियस की पुस्तक है डार्की में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। लियोनिन कार्टियस की पुस्तक जो है डार्की में द्वैध शासन में देखने की व्यवस्था मिलता है। और भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। क्या भारत सचिव के कामों को आसान करने के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था। किस अधिनियम के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था। हाई कमिश्नर की नियुक्ति कब। तो 1919 में किया गया था। आगे बात करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत तो 1919 में किया गया था गुरु, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया कब। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। और यह प्रांत में नहीं, अब केंद्र में हो जाता है यह शासन व्यवस्था। आगे बात करते हैं द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच करने के लिए एक समिति बैठाया गया था। द्वैध शासन की असफलता को जांच करने के लिए कौन सी समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। सर अलेक्जेंडर मूडीज मैन जांच कर रहे थे। द्वैध शासन की असफलता को जांच करने के लिए जांच समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था। सर अलेक्जेंडर मूडी मैन को बनाया गया था। केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र और प्रांतों में जो शासन व्यवस्था का विभाजन किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको अलग किया गया था। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया। तो ये बंद कर दिया गया तो 1919 के अधिनियम के तहत है। भारत सचिव और उसके पार्षदों का वेतन अब भारतीय राजस्व से नहीं दिए जाएंगे, ये प्रावधान किया गया था। इस बात को ध्यान रखें 1919 में। आगे बढ़ते हैं 1935 ब्रिटिश भारत में किस एक्ट के द्वारा जो है विधानमंडल में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार विधानमंडल में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन प्रदान किया गया था। तो 1935 एक्ट में आपको पहली बार महिलाओं को रिजर्वेशन प्रदान किया गया था। 1935 में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को ये लागू किया गया था। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन आपको दिया जाएगा, रिजर्वेशन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत इसमें किया गया था। और इस प्रकार से ये वायरल वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट आप वायरल वीडियो पॉलिटी के देखिएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा हॉल में ना पूछे जाएंगे ये छूट नहीं पाए। और शुक्रिया आपको वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को प्रस्तावना विहीन कहा जाता है। और वही क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया था? तो 1919 के आपको अधिनियम के द्वारा जो है प्रस्तावना शब्द को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रस्तावना विहीन किसको बोला गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। और प्रस्तावना कब जोड़ा गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया था। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित किया जा सकी थी? तो भारत में संघीय सरकार इसलिए स्थापित नहीं किया जा सकता था क्योंकि देशी रियासतों संघ में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए फेडरल संघीय सरकार की स्थापना नहीं हो पाई थी। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? केंद्र में सेंट्रल में द्वैध शासन की व्यवस्था आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आपको लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 में। और यह द्वैध शासन कब आया था? 1919 में द्वैध शासन आया हुआ था, प्रांतों में आया था। और यह केंद्र में कब आया था? तो 1935 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की व्यवस्था प्रदान किया गया था? तो किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो स्वयं सत्ता शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया था? तो 3 रूप में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में जो शक्तियों का विभाजन जो किया गया था 3 रूप में किया गया था। पहला जो संघ सूची में कितने विषय? 59 विषय थे। और प्रांतीय सूची में आपको 54 विषय थे। और समर्थी सूची में 36 विषय हुआ करते थे। तो ये 3 शक्तियाँ 3 भागों में केंद्र और प्रांतों की ये शक्तियाँ का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फेडरल जिसे संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। संघीय न्यायालय में वह कौन कौन सी अधिकारता प्राप्त था? संघीय न्यायालय में वह कौन कौन से अधिकारता प्राप्त था? तो प्रारंभिक अधिकार प्राप्त था, अपीलीय अधिकार प्राप्त था और परामर्शदात्री अधिकार। यह संघीय न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में 2 सदनीय विधानमंडल की स्थापना कितने प्रांतों में किया गया था? 6 प्रांतों में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों और में 2 सदनीय विधानमंडल की स्थापना कितने प्रांतों में? तो 6 प्रांतों में स्थापित किया गया था, 6 प्रांतों में। भारत शासन अधिनियम भारत परिषद का अंत जो है किस अधिनियम के तहत कर दिया गया? और भारत परिषद का अंत जो कौन सा अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद का अंत हो जाता है। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? भारत शासन अधिनियम के बारे में बोला हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले हुए थे भारत शासन अधिनियम जो है इसमें अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो नेहरू जी का है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इनमें से किसको शामिल किया गया था? किन को शामिल किया था? आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को और यूरोपियों को और सिखों को शामिल किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ये सांप्रदायिकता निर्वाचन की शुरुआत होता है। और उससे पहले 1909 में आपको मुसलमानों को सांप्रदायिकता के निर्वाचन में शामिल किया गया था। लेकिन 1919 में सांप्रदायिकता के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल थे? तो आंग्ल भारतीय, ईसाई को, यूरोपियों को और सिख इसमें शामिल थे। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में गुलामी का अधिकार पत्र बोले हुए थे। और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बोले हुए थे नेहरू जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगले वायरल वीडियो के साथ, इसी में बने रहेंगे। कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आपको 1942 में क्रिस मिशन के द्वारा किया गया था। तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब
किया गया था? तो 1942 में क्रिस मिशन के द्वारा किया गया था। तो क्रिस मिशन को किसने उत्तर दिनांकी चेक बोला हुआ था? क्रिस मिशन के बारे में किसने उत्तर दिनांकी चेक बोला हुआ था? मन की पोस्ट डेटेड चेक बोला हुआ था क्रिस मिशन के बारे में। तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकी चेक बोले हुए थे। क्रिस मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि भारत विभाजन की मांग कर रहा था और संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए क्रिस मिशन को जो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया था, क्योंकि बोल रहा था पाकिस्तान को बांट दो। इसमें निर्वाचन मंडल में जो है सांप्रदायिकता का आधार मान रहा था, इसलिए इसको अस्वीकार कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं गुरु, देखेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपको मार्च 1946 में आपको कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव हुआ करते थे। स्टेफन फोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। AB अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे। तो इस प्रकार आपको कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और स्टेफन फोर्ड क्रिप्स जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। AB अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख हुआ करते थे। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होने जाने का प्रावधान किया गया था? संविधान सभा में कितने जनसंख्या पर एक लोग का निर्वाचन किया जाएगा? तो आपको 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन किया जाएगा संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं गुरु, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया गया? तो आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। संविधान सभा में निर्वाचन की पद्धति कैसी थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जा रहा था। बात ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्रदान समुदाय कौन कौन से था? तो संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त जो समुदाय कौन कौन थे? तो सामान्य वर्ग, जनरल, मुस्लिम और सिख इसमें सामान्य मान्यता प्राप्त समुदाय इसमें समान हो गया, मुस्लिम हो गया और सिख थे। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान रखेंगे संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित किया गया था? तो 389 सदस्य जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित किया गया था? 389 का आपको ये सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। ऐसी वह कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? संविधान सभा के आपको कौन सा प्रतिनिधित्व जो देसी रियासत था जिसमें भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में आपको देसी रियासत जो हैदराबाद देसी रियासत था यह भाग नहीं लिया था। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? तो 3 समूह में बांटा गया था। तो खंड क में समूह क में आपको 6 हिंदू बहुल वाले प्रांत और ख वाले में कौन कौन से? मुस्लिम बहुल वाले प्रांत हो गया और ग वाले में आपको असम, बंगाल और मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र को बांटा गया था। तो प्रांतों को कितने समूह में? तो 3 समूह में। क समूह में हिंदू बनाम हिंदू बहुमत वाले प्रांत का, तो ख वाले में मुस्लिम हो जाएगा और ग वाले में हो जाएगा असम और बंगाल के मुस्लिम को बांटा गया था। ये 3 समूह में बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं। आगे 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया हुआ था? तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार था। और सरकार कितने बने थे? 8 प्रांतों में मिलीजुली सरकार 8 प्रांतों में बनाया था। लेकिन पूर्ण बहुमत पूछेगा तो 5 प्रांतों में। आप पूरा सरकार कितना था? 8 प्रांतों में, 11 में से 8 गो में। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? तो पंजाब में 1937 में यूनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया था सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में यूनिस्ट पार्टी का सरकार बनाया हुआ था पंजाब में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 1937 में जो चुनाव किया गया था जिसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला रंग का बॉक्स जो था 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला रंग का बॉक्स था। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनिस्ट पार्टी
की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, तो इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना आपको ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना आपको अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना आपको फजलुल हक के द्वारा किया गया था। और पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है अफसर हुसैन के द्वारा आपको यूनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना किसने किया? तो अम्बेडकर साहब जो है। किसान प्रजा पार्टी की स्थापना आपको फजलुल हक जो था। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का स्थापना आपको अफसर हुसैन के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिंधी में आपको अब्दुल्ला हारून ने आपको 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना किया था? तो आपको सिंध में जो है अब्दुल हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना किया था? स्वतंत्र दल की स्थापना आपको किया था। अब्दुल्ला हारून ने सिंध में स्वतंत्र दल की स्थापना किया हुआ था। ध्यान रखेंगे गुरु। 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाया हुआ था? तो प्रांत में सरकार बनाया हुआ था 8 गो। अब बहुमत अपने दम पर 5 गो। चुनाव कितने राज्य में हुआ था? 11 प्रांतों में हुआ था। मुस्लिम लीग को जो है 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक वोट मिला हुआ था, सबसे अधिक सीट मिला हुआ था? तो बंगाल में 40 को सीट मिला हुआ था। आपको मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ से मिला हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में मिला हुआ था आपको 40 को सीट। संयुक्त प्रांत को उस समय उत्तर प्रदेश बोलते थे, अभी उत्तर प्रदेश बोलते हैं। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? तो जेबी पंत के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत के 1937 में चुनाव जो कराया गया था उसके किसके नेतृत्व में? तो जेबी पंत के नेतृत्व में किया गया था। जेबी पंत के नेतृत्व में। चलिए गुरु आगे बढ़ते हैं सर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? तो प्रीवी काउंसिल से सर हम यही समझते हैं कि परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट के मूलतः जो है शासन कार्यों को संचालित हेतु चुनता है, वही प्रीवी काउंसिल हुआ करता था। तो प्रीवी काउंसिल से क्या समझते थे? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य ने मूलतः शासन कार्यों को संचालित हेतु चुना जाता था, इसी को प्रीवी काउंसिल बोला जाता था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत से आया हुआ था? संविधान सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस प्रांत से आया हुआ था? तो चलिए बात करते हैं। सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत से 55 गो प्रतिनिधित्व था दूसरे स्थान पर। और तृतीय स्थान पर आपको मद्रास आपको 49 था। मद्रास 49 था। उसके बाद तृतीय स्थान पर बिहार आपको 36 गो था। बिहार आपको 36 गो प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा हुआ था। सबसे ज़्यादा कौन सा? संयुक्त प्रांत से 55 गो। द्वितीय में आपको मद्रास हो गया 49 में। तृतीय में आपको बिहार आपको 36 गो भेजा हुआ था प्रतिनिधित्व। तो आगे बात करते हैं गुरु। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जो है यह क्षेत्र जो पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंटी पुणे सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर को हटाकर मान कि उसके पद को रिक्त कराकर उपचुनाव कराए गए और अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में सदस्य के रूप में इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, शामिल किया गया था। समझ लिए बात को। आगे बढ़ते हैं। 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाया हुआ था? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार कहाँ बनाया हुआ था? तो आपको बंगाल में तो 40 को सीट जीता हुआ था। और वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बना हुआ था? तो प्रधानमंत्री बना हुआ था एच.एस. सोहरावर्दी ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। डोमिनियन स्टेट से आपको क्या समझते हैं? तो डोमिनियन स्टेट से आपको क्या है? तो डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ होता है शासन करना और या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की सामग्री का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। और वर्तमान में डोमिनियन की जगह अब राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या मतलब है? डोमिनियन का मतलब क्या होता है? शासन करना। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? शासन करना या शासित प्रदेश। माने कि जिस देश में ब्रिटिश जो है जो शासन किया है वो डोमिनियन कहा जाता है। उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट है ना।
और उसका डोमिनियन की जगह अब वर्तमान में कौन सा, तो राष्ट्रमंडल है ना, राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन किया है उसी को डोमिनियन कहा गया, लेकिन अब वर्तमान समय में स्टैंडर्ड भाषा में राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों कर रहा था, तो वह मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। देखिए ये मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए कर रही थी तो मुसलमान सदस्यों के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, तो जो असंभव बात था। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस रियासत से आया हुआ था, तो मैसूर रियासत से आया हुआ था। मैसूर रियासत से सबसे ज़्यादा आपको आया हुआ था। दूसरे स्थान पर ट्रेम्बेकोर जो 6 प्रतिनिधित्व का किया हुआ था। संविधान सभा में देसी रियासत में कौन सा, तो मैसूर 7 को, दूसरी पर ट्रेम्बेकोर आपको 6, और हैदराबाद जो था, हैदराबाद देसी रियासत इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, आपको एक जगह सारा चीज़ आपको मिल जा रहा है। तो संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 389 संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितना, तो 389। ब्रिटिश प्रांत से कितना, तो 292। ब्रिटिश प्रांत से कितना था, तो 292 था। और देसी रियासत से 93 देसी रियासत से 93 था। कमिश्नरों की संख्या 4 था, तो इसको याद कर दिए। तो कुल सदस्यों की संख्या 389, ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत के 93 और कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य हुआ करते थे। समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या है, तो महिला कितना था, तो महिला 15। महिला कितना था संविधान सभा में, तो 15। अनुसूचित जाति कितना था, 26। अनुसूचित जाति कितना था, 26 था। अनुसूचित जनजाति कितना, 33। अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो 33। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ठीक है ना, ये अनुसूचित जाति 26 और जनजाति 33। तो 33 वो कौन था, तो अनुसूचित जनजाति था। और अनुसूचित जाति कितना था, 26। महिला तो 15 को तो सबको याद ही है। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर सदस्यों की संख्या कितना, तो समान वर्ग जनरल वर्ग में 213, जनरल में आपको समान वर्ग में 213। मुस्लिम में तो 79 था। 79 तो मुस्लिम लीग का 79। उसके बाद सिख कितना था, सिख 4 था। चुनाव परिणाम की स्थिति क्या था, तो आपको 300 कितना था सीट, 300 आपको 89 सीटों में आपको कांग्रेस ने कितना सीट जीता, तो 208 सीट जीता। मुस्लिम लीग ने 73 और निर्दलीय कितना, निर्दलीय 8 चुनाव जीतकर आए हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, निर्दलीय कितना 8। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताते हैं। स्वराज पार्टी सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के दौरान 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग किया गया था। तो संविधान सभा की निर्माण की मांग किस पार्टी ने, तो स्वराज पार्टी ने। कब किया था, 1934 में। कब किया था, 1934 में। कांग्रेस ने अपने 1937 के फैजपुर महाराष्ट्र के अधिवेशन में उक्त मांगों को स्वीकार किया था। तो आपको ध्यान रखेंगे, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में आपको संविधान सभा की स्वीकार किया था, तो 1937 के फैजपुर महाराष्ट्र में जो अधिवेशन किया गया था उसमें स्वीकार किया गया था। 1939 में 39 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो हुआ था अधिवेशन, जो कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय को जो प्रस्तावित को पारित कर दिया गया और एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगा। ये बात जो है त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में जो किया गया था, त्रिपुरी संकट आपको जानते ही हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे और इसी समय में जो है आपको संविधान सभा की जो है देश चलाने के लिए संविधान के निर्माण करने के लिए बात को दोहराते हुए किया गया था। और ये सर्वप्रथम आपको 1937 में फैजपुर में अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। लेकिन 1934 में स्वराज पार्टी ने आपको संविधान के निर्माण की मांग किया हुआ था। तो इस तथ्य को हमेशा स्मरण रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखें कि आंतरिक सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था। आंतरिक सरकार का गठन जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत आंतरिक सरकार का गठन किया गया था। आंतरिक सरकार का गठन 1900 आंतरिक सरकार का गठन जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से किया गया था। बात ध्यान रखेंगे, आंतरिक सरकार का गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार की जो गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन जो है कृषि मिशन योजना के तहत कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 में किया गया। 2 सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हो जाता है, तो मुस्लिम लीग आपको 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है सरकार में शामिल होता है, तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होता है। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको जवाहरलाल नेहरू जो थे अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री का पद किसको दिया गया था, तो वल्लभ भाई पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, उपाध्यक्ष आपको नेहरू जी को बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरिम सरकार में लीग के द्वारा जो है नोमिनेट विधि मंत्री किसको बनाया गया था, तो विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को। अंतरिम सरकार में जो विधि मंत्री किसको बनाया गया था, तो जोगेंद्र मंडल को बनाया गया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से बनेगा, तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से होगा। यह स्टेटमेंट किसका है, तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनेगा, तो ये किसका स्टेटमेंट, तो महात्मा गांधी का। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। ये अंतरिम सरकार में न तो अबुल कलाम आज़ाद थे, न आपको अंबेडकर थे, नहीं शामिल किया गया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से जो संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन किसको जाता है, तो एम.एन. राय का। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बात करते हैं सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक किसको, तो एम.एन. राय को जाता है। बात करते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्टि के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत है आपको ये संतुष्टि के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव कब संपन्न होता है, तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया कब होता है, तो जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1946 को होता है। और कुल कितने स्थानों पर चुनाव कराया गया था, तो 296 स्थानों पर चुनाव कराया गया था। संविधान सभा के लिए जो है चुनाव की व्यवस्था आपको जुलाई 1946 को, और इस प्रकार 296 जगहों पर ये चुनाव कराया गया था। आगे बढ़ते हैं सर। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीट जीत कराया था, तो संविधान सभा के चुनाव में आपको 296 में से कितना, तो आपको 296 में से 208 सीट जीत कराया था। और मुस्लिम लीग आपको 73 सीट प्राप्त किया हुआ था, अन्य निर्दलीय 8 है। किस योजना के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन का प्रावधान किया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है इसको विभाजित कर दिया गया था। जून 1948 तक ले अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़े जाने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था, के द्वारा किया गया था, कैलवेट एटली के द्वारा ये बात बोला गया था। जून 1948 तक ले जो है भारत को छोड़ देंगे, तो ये किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोले हुए थे, तो कैलवेट एटली के द्वारा बात बोली गई थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत है भारत का विभाजन किया गया, भारत और पाकिस्तान का। बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद से कब पारित किया गया था, तो 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई को पारित कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा संविधान सभा के सदस्य की बात करते हैं। कौन कौन सदस्य थे संविधान सभा के सदस्य में, चलिए एक नज़र से देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान भी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर जयशंकर,
टेकचंद बख्शी, टी कृष्णचारी, सर आलादी कृष्ण सोमैया अयंगर, एन गोपाल सोमैया अयंगर, मसानी भी थे और एच.एस. गौड़ थे, सर फिरोज खान, नूर सोहराबादी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, सर नूर सोहराबादी और जेपी कृपलानी थे, ख्वाजा मोहिउद्दीन थे, श्यामा कृष्ण मुखर्जी, लियाकत अली थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके बाद फजरुल्ला खान, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एल. मित्रा भी संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी थे और डी.पी. खेतान भी थे, पंडित हृदय नाथ कुरुंज थे और मोहम्मद सदुल्ला, उसके बाद एन माधवन। ये सारे लोग का नाम सुने, ये संविधान सभा के मुख्य लोग थे, ये संविधान सभा के मुख्य सदस्य हुआ करते थे। बात करते हैं आगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या की बात करते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, महिलाओं कितना थी? तो 15 लोग थे। तो 15 में चलिए बात करते हैं। सुचितानंद कृपलानी उत्तर प्रदेश से क्या प्रतिनिधित्व करती थी? सुचितानंद कृपलानी पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडित, ये उत्तर प्रदेश से, तो विजयलक्ष्मी पंडित ये दूसरी हो गई। पूर्णिमा बनर्जी भी आपको उत्तर प्रदेश से, तो पूर्णिमा बनर्जी तीसरी व्यक्ति थी। और चौथी व्यक्ति जो थे, चौथे आपको कमला चौधरी जो है उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल ये 5वां बनी थी महिला। छठी की बात करते हैं, राजकुमारी अमृता कौल, ये मध्य प्रांत से इनका प्रतिनिधित्व था। सोरोनी नायडू जो थे, 7वां महिला जो थी आपको बिहार से प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके बाद हंसा मेहता 8वां महिला थी, आपको बम्बई से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी दुर्गाबाई ये मद्रास से, यक्षयानी बलैंदूर जो मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन 11वीं महिला थी, मद्रास से प्रतिनिधित्व कर रही थी। मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल के, और लीला राय, दोनों राय जो है आपको पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और 15वां महिला थी एनी मस्क्रीन जो है आपको ट्रेम्बेकोर से प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो इस प्रकार 15 महिला थी। चलिए एक बार और याद कीजिए। सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौल, सोरोनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई और यक्षगानी बेलंदूर, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी मस्क्रीन, ये 15 महिला संविधान सभा में शामिल थी। चलिए बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में आएंगे। तो पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये आपका परिवार है, यूट्यूब का फैमिली है। चलिए शुरू करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। जब स्वतंत्र होने का कगार पर था उसमें किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी के। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात और संविधान निर्माण के पूर्व भारत शासन अधिनियम किसके अनुसार चलाया जा रहा था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था। जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो भारत का शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा चल रहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चल रहा था। अच्छा क्वेश्चन था। संविधान सभा के विभाजन या पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324 थे। क्वेश्चन समझिए। संविधान सभा के विभाजन या पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 324 सदस्य थे। भारत के विभाजन बाल्कान प्लान का किसका उपज था? बाल्कान प्लान किसका उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का ये बाल्कान प्लान जो था, बाल्कान प्लान भारत का विभाजन का ये आधार बना हुआ था।
चलिए बात करते हैं आगे, बल्कान प्लान समझ लिए। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब बंगाल के सीमाओं का निर्धारण करने के लिए पंजाब सीमा आयोग बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 30 जून 1947 को किया गया था। 30 जून 1947 को ये आपको सीमा आयोग का गठन किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण के लिए जो गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के जो है रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में सीमा का निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ रेखा की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं कि भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त से हो जाता है? तो भारत मंत्री सचिव का पद जो है समाप्त हो जाता है इस प्रकार 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री सचिव का पद समाप्त हो गया 1947 में। अच्छा क्वेश्चन था। ब्रिटिश शासन का देशी रियासतों पर संप्रभुत्व कब समाप्त हो गया? तो ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर संप्रभुत्व कब समाप्त हो जाता है? तो 1947 में समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ले भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य के रूप में काम कर रहा था। 15 अगस्त 1947 से लेकर आपको 26 जनवरी 1950 तक ले भारत का राजनीतिक दर्जा कैसे काम कर रहा था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधीन के रूप में ये काम कर रहा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ और कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी के रूप में, और ये नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की जो है स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा का गठन उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध किस राज्य से था? तो ये बिहार से थे, बिहार से। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने आर्टिकल थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने आर्टिकल थे? तो 8। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत आपको नेहरू जी ने किया था, और स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी को 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया। देखिएगा स्वीकृत कर दिया गया कब? उस उद्देश्य प्रस्ताव का तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। इसको याद रखें। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव का कब स्वीकार कर लिया गया? तो स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? और उनके अस्थायी रूप से किसको? तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था 11 दिसंबर को। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब? तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अंबेडकर की अध्यक्षता में आपको 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगले क्वेश्चन पर, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेर की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर किसको बनाया गया था? सदस्य किसको बनाया गया था? जेपी खेर मर जाते हैं, जेबी खेर मर गए तो उनके स्थान पर कौन संविधान सभा के सदस्य बनते हैं? तो टी कृष्णचारी जो थे, टी कृष्णचारी जो है डीपी खेतान की जगह ले लिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान
समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल। ध्यान देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अध्यक्ष थे और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण समिति के और उसकी अध्यक्षता की बात करते हैं। इसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रारूप समिति का तो डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर अंबेडकर। संघ संविधान समिति के पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया था? वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय और मूल अधिकार अल्पसंख्यक को बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति का अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद को। देशी रियासत और देशी रियासतों की वार्ता के लिए किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। देशी रियासत और देशी रियासतों से बात करने के लिए आपको अध्यक्षता किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। चलिए आगे देखिए। देशी रियासत से समझौता समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। संचालन समिति के अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद का। संचालन समिति पूछा गया था राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति आपको राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन के मुंशी। कार्य संचालन मुंशी जी कर रहे थे। कार्य संचालन मुंशी जी कर रहे थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, ये याद रखेंगे उप समिति है ना। मूल अधिकार में तो आपको अधिकार में पूछेगा तो पटेल, लेकिन उप समिति लग गया तो जेबी कृपलानी हो गए है ना। मूल अधिकार के उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति पे अल्पसंख्यक आपको कौन हो जाएंगे? एस.सी. मुखर्जी। और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष पूछेगा तो पटेल साहब। उप समिति का पूछेगा तो एस.सी. मुखर्जी। इस बात को कंफ्यूज नहीं करना है। सर्वोच्च न्यायालय समिति की अध्यक्ष किसको? तो एच वार्द्याचार्यन को बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और राज्य समिति का आपको राज्य समिति के अध्यक्ष बनाया गया था नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। राज्य समिति के अध्यक्ष बनाया गया था नेहरू जी को। संविधान सभा के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कार्यकारिणी समिति। संविधान सभा का कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन? जेबी मालवंकर साहब को बताया गया था। संविधान सभा की कार्यकारिणी का अध्यक्ष किसको बनाया था? जेबी मालवंकर साहब को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आवास समिति पूछेगा तो आवास समिति के अध्यक्ष किसको बनते हैं? तो आवास समिति के बी पट्टाभी सीतारामैया। तो आवास समिति के अध्यक्ष कौन? बी पट्टाभी सीतारामैया को। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन? अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। प्रत्यक्ष पत्र संबंधित जो है अध्यक्ष किसको बनाया था? अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर को। अल्पसंख्यक उप समिति कौन? एस.सी. मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रीय असम उपार्जित और आंशिक रूप से उपार्जित क्षेत्र के उप समिति किसको बनाया गया था? तो गोपीनाथ बारदोली को। ये असम वाला क्षेत्र को जो है के उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। गोपीनाथ बारदोली को बनाया गया था। उपार्जित आंशिक रूप से जो क्षेत्र जो था असम क्षेत्र को छोड़कर पूछेगा तो देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उपार्जित आंशिक रूप से जो है क्षेत्र असम को छोड़कर किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ए बी ठक्कर को बनाया गया था। तो ए बी ठक्कर क्या थे? मतलब कि आंशिक रूप से जो क्षेत्र जो है उपार्जित क्षेत्र होंगे लेकिन असम को छोड़कर बनाएंगे। तो असम वाला कौन देख रहे थे? गोपीनाथ बारदोली। असम वाला पूछेगा तो असम वाला बारदोली थे और उसमें असम का छोड़कर हो जाएगा ए बी ठक्कर। इस प्रकार से ये समिति जो है इम्पोर्टेंट समिति था। एक बार देख लेंगे, एक बार और देख लीजिए। प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर। संघ संविधान समिति आपको नेहरू जी। प्रांतीय वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक का वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों के लिए आपको राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति
नेहरू जी संघ शक्ति, नेहरू जी कार्य संचालन, मुंशी जी कार्य संचालन मुंशी जी कर रहे थे। मूल अधिकार उप समिति आपको जेपी कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति आपको एससी मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो एससी मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय के नियम समिति एस वर्दयाचार्यन। राज्य समिति आपको जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यकारी समिति पर आपको जेपी कृपलानी। आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया। प्रत्यक्ष प्रत संबंधी पूछेगा तो अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। पूर्वोत्तर राज्य जनजातीय क्षेत्र पूछेगा, पूर्वोत्तर राज्य जनजातीय क्षेत्र तो आपको पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र असम वाला पूछेगा तो गोपीनाथ बरदोलई। उपाधि क्षेत्र जो है इसमें असम को छोड़कर ए बी ठक्कर थे, ये बात याद रखेंगे। याद हो गया होगा आशा करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब और अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको सम्मिलित किया गया था तो जानते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था, बिल्कुल बात ये बहिष्कार किया था। चलिए बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार नहीं करती तो एक पाकिस्तान की जगह कई पाकिस्तान बनेंगे। यह किसका स्टेटमेंट था? वल्लभ भाई पटेल। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार नहीं करती तो एक पाकिस्तान की जगह कितने पाकिस्तान बनते, ये स्टेटमेंट किसका था? वल्लभ भाई पटेल का था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किए गए थे तो ये साइन कब किए गए थे? संविधान पर कब साइन किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ध्यान दीजिएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 भारतीय सदस्य ने, और संविधान के कुल कितने प्रतियों पर? 3 प्रतियों पर साइन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संविधान पर कुल साइन कब किया गया था? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर साइन किया गया, और 24 जनवरी 1950 को आपको कितने लोग साइन किए था? तो 284 लोग साइन करते हैं। और कितने प्रति पर? तो 3 प्रति पर साइन किए थे। 3 प्रति पर साइन किए हुए थे। भारतीय अधिराज्य के लिए जो है संविधान सभा को कब संप्रभुत्व संविधान सभा ने घोषित किया हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को संप्रभुत्व घोषित कर दिया गया। और भारतीय उपनिवेश के लिए जो है संप्रभुत्व संपन्न संविधान के प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? राजेंद्र बाबू को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को चुना गया। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ? तो आपको 295 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हुआ करते थे। ठीक है। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत उसके लागू किए जाने का प्रावधान दिए गए थे? तो लागू होने के प्रावधान कौन सा आर्टिकल में? तो 394 के माना जाता है। और संविधान का प्रारंभ कमिटमेंट के बारे में है, और इसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 और शेष को 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त किया जाएगा। चलिए और बढ़ते हैं। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में, कानून दिवस के रूप में? तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में, क्योंकि संविधान की अंगीकृत इस तिथि को किया गया था, इसलिए 26 जनवरी ने 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु, आगे क्वेश्चन पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने
प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो अक्टूबर 1947 को। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्राप्त किया था? तो अक्टूबर 1947 को किया था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखेंगे 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। तो बात समझ में आ रही है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा की प्रथम बैठक किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हुई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधित्व की संविधान सभा के सदस्य समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 में। अब 229 में प्रांतों में 229 प्रांत और 70 देशी रियासत हैं। तो कितने रह गए थे? तो 299 में आपको 229 प्रांतों में और 70 देशी रियासत थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप समिति पर कुल कितने वाचन और अंतिम प्रारूप कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे इस पर इम्पोर्टेंट। तो 3 वाचन हुआ था। तो सब प्रारूप समिति में कुल कितने वाचन? तो 3 प्रारूप का वाचन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखें। प्रथम वाचन आपको 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो चलता था। प्रथम वाचन कब से कब तक? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ले चला था। तो दूसरा वाचन आपको 15 नवंबर 1948 से लेकर आपको 17 अक्टूबर 1949 तक ले चला हुआ था। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक ले दूसरा वाचन। तीसरा वाचन जो था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ले चला हुआ था। तो ये 3 वाचन का डेट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गुरु। आगे देखते हैं कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन बुलाए गए थे। तो इस पर किंतु संविधान सभा पर साइन की बैठक में शामिल किया गया था और इस प्रकार 12 को बैठक हुआ था। तो ध्यान रखेंगे संविधान निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? तो 11 अधिवेशन थे, किंतु संविधान पर साइन की बैठक को भी शामिल किया गया था, इसलिए 12 को बैठक होता है। 12 को बैठक। तो इस बात को तो क्लियर हो गया होगा। 11 और 12 में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा कुल कितने दिनों तक ले संविधान पर जो है विचार विमर्श के बहस चलता रहा? बहस चला कितना दिन? संविधान पर कितना दिन बहस चला है? तो 114 दिन। 114 दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत एडॉप्टेड किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत बोलते हैं। अंगीकृत को कब? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन। 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस प्रकार ये एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यही हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। और ये वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया आपको।